गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम गैस कांस्टेंट की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है, वास्तविक गैस क्या होती है, गैस नियम, बॉयल नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, एवोगैड्रोज लॉ और आदर्श गैस समीकरण की चर्चा की थी। वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं क्या कहलाती हैं? आदर्श गैसें कहलाती हैं। अब गैस कांस्टेंट की नेचर की बात करें तो आदर्श गैस समीकरण हमारे पास क्या था? एन मोल गैस के लिए पी वी बराबर एन आर टी, तो आर बराबर पी वी अपॉन एन टी। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रेशर है, प्रेशर बराबर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो आर बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल मल्टीप्लाई टेम्परेचर। तो इस प्रकार से जो एरिया है, एरिया क्या होता है? लेंथ स्क्वायर होता है और आयतन क्या होता है? लेंथ क्यूब होता है। तो आर बराबर हमारे पास निकल कर आता है फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। और कार्य क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, बल गुणा विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन, तो फोर्स इंटू लेंथ क्या हो गई? वर्क। तो आर इक्वल टू आ गया हमारे पास निकल कर वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। तो आर बराबर कार्य मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स, इसकी यूनिट आ गई। अब क्या है कि अलग अलग पद्धति में आर का मान क्या होता है, वैल्यू, इसकी हम बात करते हैं। तो जो फर्स्ट हम ले रहे हैं कि आर का मान लीटर एटमॉस्फेयर में, तो आर बराबर पी वी अपॉन एन टी। तो लीटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर बराबर 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है और वॉल्यूम बराबर कितना? 22.4 लीटर एक मोल में, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273.15 केल्विन। तो कुल मिला के इन सब के मान इसमें रखने पर आर का जो मान हमारे पास निकल कर आता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स के इनवर्स। अब जो दूसरा है इसमें एसआई जो सिस्टम है, एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में इसका मान लेने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेशर को लिख लेंगे बार में, और वॉल्यूम 24.8 लीटर, टेम्परेचर 298.15 केल्विन अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एन बराबर 1 मोल। ये सारा मान उस समीकरण आर बराबर पी वी अपॉन एन टी में रखने पर तो हमारे पास निकल कर आता है 0.0814 बार लीटर मोल इनवर्स के इनवर्स। और अब जैसे आर की वैल्यू सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस में हम लेंगे उससे पहले प्रेशर बराबर एच डी जी। तो एच क्या हो गया? मरकरी स्तंभ में मरकरी की ऊंचाई। तो मरकरी जो स्तंभ होता है, जो बैरोमीटर की बात करें उसमें जो मरकरी स्तंभ है, तो उसकी ऊंचाई जैसे ये मान लो मरकरी स्तंभ है, तो ये इसकी जो मरकरी यहाँ तक ये हाइट हो गई 76 सेंटीमीटर, और मरकरी की डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 981 डाइन पर सेंटीमीटर। तो प्रेशर का मान यहाँ पर ये सारा मान इसमें रख देंगे, और वॉल्यूम लेंगे 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर 273.15 केल्विन, और एन बराबर 1 मोल। जब ये सारा मान इसमें रखते हैं तो सीजीएस में जो आर की वैल्यू निकल कर आती है 8.314 गुणा 10 की घात 7 डाइन सेंटीमीटर मोल इनवर्स के इनवर्स, ये मान हमारे पास निकल कर आता है। और चूंकि अर्ग में क्या होता है, एक अर्ग बराबर होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो आर का मान हमारे पास अर्ग में आता है 8.314 इंटू 10 की पावर 7 और अर्ग मोल इनवर्स, ये हमारे पास निकल कर आता है। तो और 1 जूल बराबर होता है हमारे पास होता है 1 जूल बराबर होता है 1 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। तो आर का मान हमारे पास आएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं, जो गैस जो यूनिट है हमारे पास, तो गैस से संबंधित उसमें जो जूल केल्विन इनवर्स में मोल इनवर्स में इसकी आर की वैल्यू काम ली जाती है 8.314। अब इसका मान जैसे कैलोरी में बात करें कि आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होगी, तो 1 कैलोरी में होता है
4.18 इंटू 10⁻7 जूल। तो R बराबर हो गया 8.3, ये इसका मान हम करते हैं सोल्व, तो हमारे पास लगभग 2 कैलोरी मोल इनवर्स के इनवर्स निकल कर आता है, किसकी, R की वैल्यू इसमें कैलोरी में। तो कैलोरी और जो जूल वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादातर काम लिया जाता है। तो R की अलग अलग वैल्यू है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें तो R की वैल्यूज देख के कौन सी काम ले रहे हैं उसके अनुसार उसमें जो वैल्यूज है वो पुट करें और जो न्यूमेरिकल सोल्व करें। अब हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस का जो अणुगति सिद्धांत उसकी बात करते हैं। जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसके दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है, एक तो है मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट और दूसरा कणों की गति। ये दो बातों पर आधारित है, आणविक अवधारणा और कणों की गति। गैस के लिए जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो 1738 में जो बर्नौली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था। बाद में इसमें जो डेवलपमेंट किए क्लासियस ने, मैक्सवेल ने, बोल्ट्जमैन ने, क्रॉनिंग और केल्विन, वंडरवाल्स, इन्होंने आगे इसको मॉडिफाइड किया और डेवलप किया। तो जो गैस लॉ है, ज़्यादातर जो गैस लॉ क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यूज पर आधारित है, प्रायोगिक अवधारणा पर आधारित है। और जो गैस नियमों का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो सैद्धांतिक जो आधार है, वो हमें गैसों के अणुगति सिद्धांत से मिलता है। उनका थ्योरेटिकल जो बेस क्या है गैस नियमों का, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें मिलता है। तो हम बात करते हैं कि जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो उसमें जैसे इसके पोस्टुलेट की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो पहला पोस्टुलेट है कि जो गैस के अणु है, गैस है अणु से मिलकर बनी होती है और जो अणु है उनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के इसमें जो गैस की बात करें उसमें परमाणु वगैरह होते हैं। और जो एक गैस के सभी अणु समान होते हैं और प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम अणु कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, गैस के अणु सूक्ष्म, कठोर व गोल होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं और स्फीयर होते हैं। और गैस के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। तो जो गैसों का अणुगति सिद्धांत बिल्कुल आइडियल जो कंसेप्ट है उसके अनुसार है। और जो दूसरा वाला है कि भाई गैस के अणु, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, गैस के अणु लगातार एक सीधी रेखा में सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं तथा इनका वेग बहुत अधिक होता है। तो बिल्कुल सीधी दिशा में ये गमन करते हैं और बिल्कुल फास्टली मूव करते हैं। और पात्र की दीवारों पर जो प्रति इकाई आयतन पर गैस के अणुओं द्वारा डाला गया जो बल होता है टक्करों के माध्यम से, तो उसे क्या बोलते हैं हम? गैसियस प्रेशर बोलते हैं, गैसीय दाब बोलते हैं। गैस के अणु लगातार आपस में वह पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं, लेकिन ये टक्कर क्या होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अर्थात टक्कर के दौरान अणु की ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आता, ऊर्जा बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, नष्ट नहीं होती। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ये होता है। फिर है गैस जो, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका, गैस अणुओं के मध्य कोई आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता तथा इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने कल जो डेफिनेशन बताई थी आदर्श गैस की, तो मैंने यही कहा था आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता और गैस के अणु का जो आयतन कुल आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य। तो ये दोनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आइडियल गैसेज के लिए, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें गैसों के अणुगति सिद्धांत से मिलते हैं। और जो नेक्स्ट बात करें, किसी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परमताप के समानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और जो लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है कि गैस के अणुओं पर न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो लागू होता है। द्वितीय नियम क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, ये लागू होता है। अब जैसे ये मैंने कुछ जो इसके कॉन्सेप्ट बताए आपको कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं? जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है ना, उसका हम डेराइव कैसे करते हैं? तो हमारे सामने एक क्यूब है, एक बॉक्स है क्यूब, उसमें एक गैस भरी हुई है, जिसमें गैस के कितने पात्र है? उसमें n अणु भरे हुए हैं। माना कि जैसे ए कोई अणु है जो मध्य में है बिल्कुल,
और उसका मास कितना है, m है, और वह m और n दीवारों के मध्य गति कर रहा है, टक्कर कर रहा है। और इस जो m और n की जो दूरी कितनी है, l सेंटीमीटर है। और जो अणुओं का है, जो वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है इसकी, वर्ग माध्य मूल वेग, तो वो क्या है इसका, c है। और जो टक्कर हो रही है, जैसे m और n के मध्य टक्कर हो रही है, तो यहाँ से ये अणु n से टकराता है और जस्ट टकरा कर वापस किस में चला जाता है, m दीवार से टकराता है। तो ये जो टक्कर क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अर्थात टक्कर से पूर्व व बाद में अणु के वेग में कोई चेंज नहीं आता, केवल दिशा चेंज होती है। तो अब बात करें जैसे टक्कर से पूर्व संवेग, तो इसका मास क्या था, ए अणु का m है, और वेलोसिटी x दिशा में क्या होगी, vx। तो टक्कर से पूर्व संवेग क्या हो गया, बराबर mvx, और टक्कर के बाद में संवेग क्या होगा, विपरीत होगा, जस्ट माइनस mvx। इसलिए प्रत्येक टक्कर में संवेग परिवर्तन क्या हो गया, टक्कर से पूर्व संवेग माइनस टक्कर के बाद में संवेग क्या है, तो mvx माइनस माइनस mvx, तो ये कितना हो गया 2mvx। ये मान हमारे सामने निकल कर आ गया किसका, संवेग में परिवर्तन प्रत्येक टक्कर में। अब क्या करें कि जैसे 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या क्या है, vx/l। तो चूंकि एक टक्कर में संवेग परिवर्तन कितना था, अभी देखा हमने कितना निकल कर आया था 2mvx, अतः प्रति सेकंड x दिशा में संवेग परिवर्तन कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2mvx मल्टीप्लाई vx/l, तो ये कितना हो गया टोटल हमारे पास 2mvx²/l। ये किस दिशा में, x दिशा में संवेग परिवर्तन। और इसी प्रकार से वो जैसे y दिशा में गति करे टकराएं और या z दिशा में टकराएं, तो तीनों दिशाओं में जो संवेग परिवर्तन क्या आएगा, टोटल मोमेंटम चेंज। तो y तथा z दिशा में संवेग परिवर्तन क्या हो गया 2mvy²/l, और z डायरेक्शन क्या होगा 2mvz²/l। इसलिए जो टोटल जो संवेग परिवर्तन क्या है 2mvx²/l प्लस 2mvy²/l प्लस 2mvz²/l। तो हमारे पास क्या हो गया, ये कुल मिलाकर 2m/l, ये सारा टोटल हो गया vx² प्लस vy² प्लस vz², और इसको हम c² मान लेते हैं, तो vx² ये सारा करके हम इसको c² लिख देते हैं, तो बराबर 2mc²/l। तो ये तो किसके लिए, एक अणु के लिए बात आ गई। अब जो n अणु भरे हुए गैस के, तो n अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन क्या हो गया 2mnc²/l। तो अब क्या है कि जो न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम है, गति का द्वितीय नियम है, वो क्या था, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो आरोपित बल बराबर क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर क्या है हमारे पास 2mnc²/l। तो आरोपित बल बराबर 2mnc²/l, ये दोनों इक्वल आ गए। अब दाब बराबर क्या होता है, P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या है आरोपित 2mnc²/l, और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या है, भुजाएं स्क्वायर होता है, और घन में कितनी भुजाएं, दीवारें हैं 6 है, तो ये क्या हो गया, घन का क्षेत्रफल 6l²। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दाब बराबर 2mnc²/l इंटू 6l², ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब क्या करें कि यहाँ पर जैसे l इंटू 6l² बराबर क्या हो गया, दाब बराबर P बराबर 2mnc²/6l³। l³ क्या है, आयतन है, तो P बराबर हो गया mnc²/3v। तो और ये इसको रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है PV बराबर 1/3 mnc²। तो इसे बोलते हैं गैसों की अणुगति समीकरण। और इसको और भी अलग रूप में लिख सकते हैं हम, तो गैस के अणु का कुल भार कितना होता है, कैपिटल M बराबर m इंटू n। n अणुओं का, n अणु और m मास हो गया, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, mn की जगह क्या ले लें, कैपिटल M। तो हमारे पास P बराबर V को यहाँ लिख देते हैं 1/3 m/v c², और यहाँ m/v क्या है, डेंसिटी के बराबर होती है, तो D बराबर m/v। तो P बराबर हमारे पास निकल कर आ गया 1/3 dc², या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं PV बराबर 1/2 कैपिटल M c²। तो ये अलग अलग रूप है किसके, गैसों के अणुगति सिद्धांत के। तो आदर्श गैस को समझने के लिए पहले जरूरी है कि जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है वो अच्छे से दिमाग में हम फिट कर लें। तो जो इनके इसके 2-3 कॉन्सेप्ट हैं वही आदर्श गैस
में आगे हम उसका डेविएशन क्या है, आदर्श व्यवहार से विचलन क्या है, उसको एक्सप्लेन करने में बार बार काम आता है। तो आज की इतनी क्लास थी जिसमें हमने गैसों के अणुगति समीकरण का डेरिवेशन किया है और उसको समझा है। धन्यवाद।